सब्सक्राइब कीजिए इम्पल्स इंस्टीट्यूट जुलाना को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, इम्पल्स इंस्टीट्यूट जुलाना में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा जो क्लास 10th का इलेक्ट्रिक करंट का जो चैप्टर चल रहा था उसके अंदर हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज, पैरेलल, इफेक्टो, हमारे पास फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड वगैरह हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमारा जो टॉपिक चलेगा वो आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या आएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर आपके पास कोई भी आपका अप्लायंस है, कोई मशीन है, चाहे वो फैन है, चाहे वो कोई भी बल्ब है, उसको काम करने के लिए, वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब किसी भी अप्लायंस हो, किसी मशीन को हम एनर्जी देते हैं तो एनर्जी मिलती है तो ही उसके अंदर क्या होता है, वर्क होता है, वो वर्क करता है। फैन तभी चलेगा जब उसको हम एनर्जी देंगे, बल्ब तभी ग्लो करेगा जब जब हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। तो एनर्जी का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो डेफिनेशन है हम उसको बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा क्या? तो वर्क डन। देखो, हम कोई भी सेल या बैटरी हम कुछ जोड़ते हैं तो मतलब हम उसके अंदर वर्क कर रहे हैं, वर्क करते हैं, हम एनर्जी गिवन कर रहे हैं। मतलब आपके पास जैसे आपने वायर को कनेक्ट किया किसी भी बैटरी से, तो बैटरी ने क्या किया, बाहर से उसको एनर्जी गिवन की, मतलब एक तरीके से उसके ऊपर वर्क किया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये वायर हो गई, वायर को हमने किससे कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी से कनेक्ट करते क्या हुआ, इसने इसको चार्ज गिवन, चार्ज को कुछ ना कुछ क्या दिया, एनर्जी की, वो चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर गया। तो द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो टोटल वर्क डन हम करते हैं इन मूविंग द चार्ज, चार्ज को मूव कराने में, इन द सर्किट के अंदर फॉर ए गिवन टाइम, गिवन टाइम के लिए, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना वर्क डन हम करते हैं इन मूविंग द चार्ज, चार्ज को मूव कराने के लिए, इन द सर्किट के अंदर फॉर ए गिवन टाइम के लिए, उस वर्क डन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम सेल या बैटरी कनेक्ट करते हैं, हम उसको वर्क करें, हम उसके ऊपर तभी वर्क करेगा, वो एनर्जी गिवन करोगे तो ही वर्क करेगा। तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, एनर्जी के। तो जो आपने एनर्जी, जो वर्क डन आया वही हमारा एनर्जी के इक्वल हो गया। अब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, पोटेंशियल का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, या पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा तभी करंट फ्लो करेगा। तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, हमारा एनर्जी के इक्वल होता है। ये अभी हमने पढ़ा। वर्क डन क्या है, एनर्जी तो है, तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन हमारा किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये हमें पोटेंशियल वाले फॉर्मूले से पता चल रहा है। अब यहाँ पर पोटेंशियल को अगर मैं एज इट इज रखता हूँ तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाई टाइम। तो चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। मान लो यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है, कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। इसका रेजिस्टेंस आर है, जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया वो वी है। क्यों चार्ज फ्लो करा, तो चार्ज क्या, करंट इनटू टाइम। तो यहाँ पर क्योंकि जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, आई इंटू टी। तो क्या फॉर्मूला आ गया आपका वर्क डन का, वी आई टी। क्या फॉर्मूला आ गया आपका, वी आई टी। तो ये वर्क डन किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, वी आई टी फॉर्मूला आ गया। अब इसका सेकेंड फॉर्मूला निकालते हैं, ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं ये फॉर्मूला पुट करता हूं तो आई आर, वी की जगह पुट कर दिया हमने, आई टी एज इट इज रहेगा। तो क्या फॉर्मूला हो गया, आई स्क्वायर आर टी। तो एनर्जी का न्यू फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, आई स्क्वायर आर टी। और इसी को मैं आर से मल्टीप्लाई करता हूँ, आर से डिवाइड, आर से मल्टीप्लाई करते आर इंटू आर, आर स्क्वायर। आर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, मैथमेटिकल बैलेंसिंग है। टाइम टी आपको पता है, वी इज इक्वल टू आई आर। तो वी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल, आपके दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी हमारा किसके इक्वल होगा, एनर्जी के इक्वल होगा। तो एनर्जी क्या क्या फॉर्मूले आ गए, वी आई टी फर्स्ट, सेकेंड आई स्क्वायर आर टी, थर्ड वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ये आपके तीन फॉर्मूले हो गए एनर्जी के। तो एनर्जी होता है वर्क डन के इक्वल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो टोटल वर्क डन हम करते हैं
इन मूविंग द चार्ज, चार्ज को मूव कराने के लिए इन ए गिवन सर्किट। अब जो चार्ज मूव करेगा मतलब करंट को मेंटेन कर रहे हैं हम एक तरीके से, तो वो डेफिनेशन बनेगी आपकी। तो जो वर्क डन हम चार्ज को मूव कराने में कर रहे हैं वो वर्क डन हमारा क्या कहलाएगा, एनर्जी कहलाएगा। अब इसकी दो सेकंड डेफिनेशन, इसी को हम चार्ज की जगह पे हम करंट लेते हैं, तो करंट के अकॉर्डिंग में हम इसको क्या कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ ए वर्क डन इन ए गिवन सर्किट फॉर मेंटेनिंग द करंट फॉर ए गिवन टाइम। जो वर्क डन हम करते हैं किसको मेंटेन करने के लिए, करंट को मेंटेन करने के लिए फॉर ए गिवन टाइम। मैं बोलता हूँ आपको 2 एम्पेयर करंट फ्लो करते रहना चाहिए करंट सर्किट के अंदर से 1 आवर के लिए, घंटे के लिए, तो आपको बार बार सेल बैटरी चेंज करना पड़ेगा, बाहर से बार बार उसको एनर्जी करनी पड़ेगी। तो द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मेंटेनिंग द करंट, जो टोटल वर्क डन हम करते हैं किसको मेंटेन करने के लिए, करंट को मेंटेन करने के लिए, उस टोटल वर्क डन को हम क्या बोलते हैं गिवन टाइम के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। तो चार्ज फ्लो करेगा तो बाहर से हमें वर्क डन करना पड़ेगा, चार्ज फ्लो करता रहे करंट फ्लो करता रहे, हमें बाहर से वर्क डन करना पड़ता है, उसी वर्क डन को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। तो डेफिनेशन आपकी क्या आ जाएगी, द टोटल अमाउंट ऑफ ए वर्क डन इन मेंटेनिंग द करंट फॉर ए गिवन टाइम इन ए गिवन सर्किट। एक गिवन सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए जो हमने टोटल वर्क डन किया वही टोटल वर्क डन हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने पढ़ ली, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, आपने पढ़ा था 9th क्लास से पढ़ा था आपने, पावर होता है वर्क डन बाय टाइम, ये आपने पढ़ा था। तो रेट एट विच वर्क इज डन, जिस रेट से वर्क डन किया जाता है वो हमारे क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। लेकिन पावर तो हमें पता चल गया वर्क डन बाय टाइम है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, जिस रेट से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को खर्च करते हैं वो रेट क्या कहलाती है आपकी, इलेक्ट्रिक पावर। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होती है उस रेट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। ये हमने एनर्जी के पढ़े थे, अभी इनको हम यूज़ करेंगे दोबारा से। तो पावर क्या, वर्क डन बाई टाइम। उससे पहले अभी ये तो हमने पढ़ा रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, एक तो डेफिनेशन ये होगी। सेकंड डेफिनेशन बना सकते हो, हमने अभी पढ़ा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द रेट सॉरी द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो टोटल वर्क डन हमने किया था इन मेंटेनिंग द करंट, करंट को मेंटेन करने के लिए जो टोटल वर्क डन हमने किया उस टोटल वर्क डन को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब उसी को डेफिनेशन को थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। द रेट एट विच वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन, द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, मर्जी आपकी है, कोई दिक्कत नहीं। द रेट एट विच वर्क इज डन, जिस रेट से वर्क डन किया जाता है इन मेंटेनिंग द करंट, करंट को मेंटेन करने के लिए फॉर ए गिवन टाइम इन द सर्किट, सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन करना, तो उसके लिए जिस रेट से हम वर्क डन करते हैं उस रेट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, वर्क डन बाय टाइम। और वर्क डन हमारा किसके इक्वल था, एनर्जी के इक्वल था। और एनर्जी का क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास, VIT आया था बाई टाइम। टी से टी क्या हो गया, कैंसिल, तो पावर का क्या फॉर्मूला हो गया, V इंटू आई। तो ये फॉर्मूला आपका पावर का आ गया। और वही फंडा V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR। अगर मैं इस फॉर्मूले को पुट करता हूँ तो V की जगह मैं क्या पुट करूँगा, IR इंटू I, तो क्या हो जाएगा पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर इंटू R, ये हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को मैं अगर R से मल्टीप्लाई R से डिवाइड करता हूँ तो R से मल्टीप्लाई R स्क्वायर, R से डिवाइड, I स्क्वायर R स्क्वायर किसके इक्वल होता है, V स्क्वायर के, V स्क्वायर बाई R। तो एक ये फॉर्मूला आ गया पावर का। तो पावर का फॉर्मूला वर्क डन बाई टाइम, पावर का फॉर्मूला VI, पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R, पावर का ही फॉर्मूला V स्क्वायर बाई R। मतलब एनर्जी के फॉर्मूलों में से टाइम को अगर मैं हटा देता हूँ तो सारे फॉर्मूले किसके लिए कन्वर्ट हो जाएंगे, पावर के लिए। या पावर के हर एक फॉर्मूले को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इनकी यूनिट्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की और पावर की।
पावर में हमने पढ़ा था रेट एट विच वर्क इज डन, जिस रेट से वर्क डन करते हैं इन मेंटेनिंग द करंट। एनर्जी में पढ़ा था टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मेंटेनिंग द करंट। अब यहाँ पर अगर हम इसकी यूनिट निकाल लें, एनर्जी तो आपने पढ़ाई, एनर्जी चाहे कोई भी होती है, एनर्जी की यूनिट जूल ही होती है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। एनर्जी की यूनिट जूल ही रहेगी और यही रहेगी, एनर्जी चाहे कोई भी हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है आपकी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जूल ही रहेगी। लेकिन अब पावर के लिए निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला अभी हमने निकाला VI। पावर की यूनिट होती है वाट, कैपिटल W से हम इसको डिनोट करते हैं। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। करंट की क्या होती है? एम्पेयर। तो यूनिट ऑफ एनर्जी तो आपकी जूल होगी, यूनिट ऑफ पावर आपकी वाट होगी, और वाट किसके इक्वल हुआ? वोल्ट इनटू एम्पेयर। व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एंड 1 एम्पेयर करंट फ्लो, जब हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं और 1 एम्पेयर करंट फ्लो करता है थ्रू द वायर, देन पावर इज कॉल्ड 1 वाट। पावर कितनी होगी आपकी? 1 वाट बोली जाएगी। तो यहाँ से डेफिनेशन बना सकते हो आप इसके 1 वाट की। व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एंड 1 एम्पेयर करंट फ्लो थ्रू द सर्किट या वायर, देन पावर इज कॉल्ड 1 वाट, या अप्लायंस के लिए बोल सकते हो। अब यहाँ से अगर आपके पास ये वैल्यू स्मॉल होती है, अप्लायंसेस लार्ज पावर के होते हैं, तो जो इसकी हमारे पास यूनिट है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो है किलोवाट। क्या होती है? किलोवाट। किलो मतलब 1000 वाट। एक तरीके प्रैक्टिकल यूनिट बोली जो हम आगे यूज़ करते हैं। किलोवाट आपकी यूनिट यूज़ होती है इलेक्ट्रिक पावर के लिए। अब यहाँ से आपके पास एक डेफिनेशन और आती है, पावर की यूनिट हमने पढ़ ली, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, KWH। 1 किलोवाट आवर पावर यूनिट देखा हमने वाट देखते हम क्या बोल देते हैं? ये यूनिट किसकी आ गई? पावर की। ये पावर की यूनिट नहीं है, ये यूनिट एनर्जी की है। किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? एनर्जी की। तो एनर्जी की आपकी जो यूनिट आई वो आपके पास क्या यूनिट आई? किलोवाट आवर। ये एक लार्ज यूनिट है। आप मीटर, हमारे घर में बिजली आती है, बिजली का बिल आता है, बिल के लिए हम क्या बोलते हैं? भाई हमारे जो बिजली का बिल आता है उसमें हमने 400 यूनिट्स खर्च हुई है, या 600 यूनिट्स खर्च हुई है, 500 यूनिट्स खर्च हुई है, 200 यूनिट्स खर्च हुई हैं। वो एक यूनिट जो हमारी होती है वो एनर्जी बेस 1 किलोवाट आवर को ही हम बोलते हैं। 1 किलोवाट आवर हमारी 1 यूनिट होती है एनर्जी की। आपके जो मीटर्स होते हैं उन पर KWH ही लिखा मिलेगा आपको, 1 किलोवाट आवर, KWH। तो अब इसकी डेफिनेशन आते हैं 1 किलोवाट आवर। किलो मतलब 1000 वाट। तो आपको पता चल गया किलोवाट आवर किस यूनिट है? एनर्जी की, ना कि पावर की। 1 आवर एज इट इज। तो यहां से डेफिनेशन आते हैं, व्हेन 1 किलोवाट अप्लायंस, पावर अप्लायंस, जो हमारे पास 1 किलोवाट का कोई भी अप्लायंस है, पावर का हमारे पास अप्लायंस है, एंड वर्क फॉर 1 आवर, और वो कितने टाइम के लिए वर्क करता है? 1 आवर के लिए। व्हेन 1 किलोवाट पावर अप्लायंस वर्क फॉर 1 आवर, जब 1 किलोवाट पावर का अप्लायंस 1 आवर 1 घंटे तक वर्क करेगा, एनर्जी कंज्यूम्ड इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। अब किलो तो आपके पास 1000 एज इट इज है ही, आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। उनको सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं आपके 1 मिनट के अंदर। तो ये आपका आएगा 6 इंटू 6 36 इंटू 10 की पावर 3 और 1 ये 1 10 की पावर 5, और इसको अगर मैं पॉइंट्स 3.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल, इतनी एनर्जी होती है इसके अंदर 1 किलोवाट आवर के अंदर। 6 आएगा, सॉरी गलत लिख दिया, 3.6 इंटू 10 की पावर है 6 जूल आपकी जो एनर्जी होती है किसके इक्वल? 1 किलोवाट आवर के इक्वल। तो आपको पता चल गया है यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, यूनिट ऑफ पावर वाट, कॉमर्शियल यूनिट जो हम यूज़ करते हैं एनर्जी किलोवाट आवर, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BOT भी हम बोलते हैं इसको, BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या कॉमर्शियल यूनिट जो हमारी एनर्जी का हम यूज़ करते किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर क्या होगा? व्हेन 1 किलोवाट पावर अप्लायंस वर्क फॉर 1 आवर, जब कोई भी 1 किलोवाट पावर का अप्लायंस है 1 घंटे तक काम करेगा, तो जो एनर्जी कंज्यूम होती है 1 किलोवाट आवर कहलाती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के
इक्वल होती है। अब इसके बाद में आपके पास में जो आता है वो आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या आएगा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए करंट आएगा। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है वो देखते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो होगा आपके पास में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या कहता है कि जब कभी भी किसी भी अप्लायंस के अंदर, किसी वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो वो हॉट हो जाए, गर्म हो जाता है आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद। जैसे बल्ब है, बल्ब के अंदर एक पतला सा वायर होते हैं, उसको फिलामेंट बोलते हैं। जब उस फिलामेंट के अंदर से करंट पास करता है तो वो हीट होता है, गर्म होता है, और हीट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उसने हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट किया। और उस हीटिंग एनर्जी का कुछ पोर्शन, कुछ हमारे पास जो हिस्सा है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है? लाइट के अंदर कन्वर्ट होता है, लाइट एनर्जी के अंदर। आपके पास हीटर है, हीटर के अंदर से करंट पास करता है तो फिलामेंट गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। कौन सा इफेक्ट है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मीनिंग क्या? व्हेनेवर करंट पास थ्रू ए वायर आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स हॉट। कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। ये क्या कहलाएगा? आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए करंट। तो सिंपल ही बात, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन की, एनर्जी गिवन की तो हीट प्रोड्यूस हुई। तो जो हमारी हीट है वो किसके इक्वल होगी? एनर्जी के इक्वल होगी। और जो एनर्जी का फॉर्मूला आपने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? VIT, और इससे हमने निकाला था I²RT। मोस्टली जो कॉमन होने वाला यूज फॉर्मूला है वो आपका I²RT है। तो हीट का जो फॉर्मूला है वो आपका I²RT हम यूज़ करते हैं। I करंट हो गया, R रेजिस्टेंस और T टाइम हो गया वायर का। हमने स्टार्टिंग में वायर का एग्जांपल लिया था, वही है, उसी एग्जांपल को लेकर चल रहे हैं हम अभी तक। तो हीटिंग का फॉर्मूला कह रहा है I²RT, I करंट फ्लो फॉर टाइम T, रेजिस्टेंस इज R। I करंट फ्लो किया T टाइम के लिए, रेजिस्टेंस R होने के साथ में, तो हीट प्रोड्यूस क्या होगी? I²RT प्रोड्यूस होगी। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कुछ यूजेस हैं, मतलब आपके डेफिनेशन में लिखना चाहो तो उस अप्लायंस के लिए तो क्या करोगे? व्हेन ए करंट पास थ्रू ए वायर फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, या व्हेनेवर करंट पास थ्रू ए वायर आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स हॉट, हो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए करंट। I²RT इसकी एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन जो आपकी है, जो आपका फिलामेंट होता है बल्ब का, वो टंगस्टन का बनता है। किसका बनता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का क्यों बनाते हैं? क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो टेम्परेचर है 380 डिग्री सेल्सियस से, मतलब इतने टेम्परेचर पे जाके ये वायर मेल्ट होगी। तो सिंपल ही बात है, हमें यहाँ से पता चला टंगस्टन, हमने क्या बोला? एनर्जी गिवन करते हैं, रेजिस्टेंस के कारण वो गर्म होता है, हीट होता है, और जब कोई चीज़ हीट होती है तो मेल्ट होती है। अगर हम लो टेम्परेचर का वायर लेते हैं उसके अंदर, तो लो टेम्परेचर वायर में जैसे वो गर्म होगा, मेल्ट होगा, पिघल जाएगा, टूट जाएगा, बल्ब काम नहीं करेगा, फ्यूज हो जाएगा। लेकिन टंगस्टन का टेम्परेचर क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है। तो जब इसके अंदर से करंट पास करता है, रेजिस्टेंस भी हाई हो गया एक तरीके उसमें से, मतलब वो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा कर रहा है, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या? बहुत ज़्यादा हाई हो गया, और उसके कारण क्या करता है? वो हीट प्रोड्यूस करता है। हीट के साथ क्या प्रोड्यूस करता है? लाइट प्रोड्यूस करता है। तो लाइट प्रोड्यूस किसके कारण हुई? हाई रेजिस्टेंस यानी हीटिंग इफेक्ट के कारण। तो हमें पता चल गया टंगस्टन की यूज़ किया, टेम्परेचर हाई है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है। अब इसके साथ में आपका आता है फ्यूज वायर। क्या आता है? फ्यूज वायर। ये नेक्स्ट एप्लीकेशन फ्यूज वायर है। फ्यूज सिंपली जो हम बोलते हैं, फ्यूज वायर जो हमारे पास है, हम हमारे होम सर्किट के अंदर यूज़ करते हैं। फ्यूज़ वायर को हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि फ्यूज़ वायर क्या करता है? अगर हमारे पास एकदम से लार्ज करंट आ जाए, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, तो एकदम से क्या होगा? हाई करंट होगा, हाई वोल्टेज होगी। जैसे हाई करंट उसमें से पास आउट करेगा, बहुत ज़्यादा लार्ज करंट पास आउट करेगा, तो वो हीट होगा, और हीट होने के साथ क्या हो जाएगा? मेल्ट होगा, और मेल्ट होते क्या जाए? वायर टूट जाएगी, और वायर टूट गया, सर्किट का जो कनेक्शन है वो कट हो गया, वायर कट हो गई। उससे क्या होता है? हमारा जो होम अप्लायंसेज हैं वो, या होम सर्किट है, जो इनर सर्किट है घर का, वो सेफ रहता फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग करंट। तो हमें पता चल गया फ्यूज़ वायर। फ्यूज़ वायर क्या होगी? ये हमारे पास मोस्टली टिन और लेड की बनती है। टिन और लेड की हम इसको मोस्टली हम यूज़ करते हैं फ्यूज़ वायर की, और इसमें मोस्टली 63% टिन, 37% लेड होता है।
तो मतलब एक मिक्सचर बनाते हैं हम लोग एलॉयज़ का, अलग अलग मेटल्स की बनती हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है करंट रेटिंग के ऊपर। तो फ्यूज़ वायर हमारे पास एक सिंपली एक सेफ्टी वायर है जो हमारे अप्लायंसेस को स्ट्रॉन्ग करंट से सेफ रखता है। तो जैसे क्या होगा, व्हेन करंट हाई वोल्टेज करंट या व्हेन हाई करंट या लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू द वायर इट मेल्ट्स, वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा एंड ब्रेक, सर्किट टूट गया एंड द इनर सर्किट और होम अप्लायंसेस रिमेन से सेफ, वो क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो फ्यूज़ वायर जो है उसकी एक सूटेबल करंट रेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, इस तरीके से अलग अलग सी करंट रेटिंग्स होती हैं। मान लेते हैं हमारे पास घर में जो भी अप्लायंस यूज हो रहे हैं वो मैक्सिमम 5 एम्पेयर करंट ले रहे हैं। मैक्सिमम करंट कितना है उनके पास, 5 एम्पेयर है। क्यों 5 एम्पेयर पे करंट पे वर्क कर रहे हैं, 5 एम्पेयर से कम करंट पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर करंट 5 एम्पेयर से ज़्यादा चला गया तो वो क्या हो जाएंगे, 6 एम्पेयर जाए, 7 एम्पेयर करंट जाए तो वो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो उनको स्ट्रॉन्ग करंट से बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्यूज़ वायर का, सूटेबल करंट रेटिंग का। हमें पता है घर के अंदर भाई 5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट आएगा तो अप्लायंसेस वर्क नहीं करेंगे, तो हम 5 एम्पेयर करंट का ही क्या यूज़ करेंगे, फ्यूज़ वायर यूज़ करेंगे। तो पावर रेटिंग सूटेबल होनी चाहिए और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। टंगस्टन की तरह नहीं मेल्टिंग पॉइंट कहीं हाई कर दो, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि एकदम से करंट आएगा, लार्ज करंट आएगा, उसी टाइम पे वो हीट प्रोड्यूस होते ही मेल्ट हो गए टूट जाएगा। तो ये आपके पास क्या आता है, फ्यूज़ वायर होता है आपका। तो ये एप्लीकेशंस होगी हीटिंग इफेक्ट की। वैसे घर में आप हीटर में वगैरह में इसका हीटिंग इफेक्ट का हम यूज़ करते हैं, लेकिन 2 एप्लीकेशन आपकी हैं, एक तो बल्ब के लिए और एक फ्यूज़ वायर के लिए। तो ये आपको याद रखना है। आपका जो ये इलेक्ट्रिक करंट का लेसन है जो आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अलग से करेंगे और जहाँ तक होगा हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे अब इसके नेक्स्ट वीडियो में ही। उसके साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपके अलग से वीडियो बनेगी, वो आपको मिल जाएगी।